Attention Class 9 students of Maharashtra State Board studying Geography. Ignited Minds Tutorials has uploaded a video on the chapter of land use in geography. This video provides an in-depth understanding of the topic. It is a must-watch for those who want to gain knowledge and score well in exams. The video covers various topics related to land use and can help you to prepare for your exams better. So, don't miss out on this opportunity to learn and improve your understanding of land use in geography. Watch the entire video and get a clear understanding of land use in geography. Geography में हम we are going to talk about land use, ठीक है? Now what is land use, people? Land use मतलब अगर किसी भी कंट्री में या किसी भी रीजन में या किसी भी स्टेट में लैंड का अगर प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है तो हमको प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, ठीक है? वी विल नीड अ प्रॉपर यूजेज ऑफ लैंड, विच मीन्स व्हाट कि एग्रीकल्चर जहाँ पे होना है वहाँ पे एग्रीकल्चर होना है. जहाँ पे भाई साहब देखो, जैसे अगर आप देखोगे मुंबई में एग्रीकल्चर नहीं है, हमारा लैंड उतना एग्रीकल्चरेबल नहीं है, इसीलिए हमने इसको बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया है ना. हमने इसको भाई साहब रोड्स बनाने में यूज़ किया है, हमने इसको रेलवेज बनाने में यूज़ किया है, ठीक है? और किस चीज़ में यूज़ किया है? बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, इन चीज़ों में यूज़ किया, प्लस इंडस्ट्रीज बनाने में यूज़ किया है, ठीक है? इंडस्ट्रीज बनाने में यूज़ किया है, प्लस फैक्ट्रीज बनाने में यूज़ किया है. सो वी हैव यूज्ड देम टू मेक ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? सो देखो, अगर हम देख रहे हैं कि भाई साहब अगर हमारे पास ऐसा कोई लैंड है जो फ्लैट है, ठीक है, जो फ्लैट है मतलब जिसमें पहाड़ वगैरह नहीं है, और हम देख रहे हैं कि उसका कोई एग्रीकल्चरल यूज़ नहीं है, ज़्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पे जैसे पंजाब में होता है या वेस्ट बंगाल में होता है या केरला में होता है, जिस तरीके की एग्रीकल्चर इन सब जगहों पे होती है वीट राइस को लेकर, ऐसा एग्रीकल्चर मुंबई में हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुंबई का सॉइल उतना फर्टाइल नहीं है. तो क्या हम सॉइल को ऐसे ही पड़े रहने दें? नहीं. तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. मे बी बाई बिल्डिंग्स, बाई मेकिंग रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज. अगर इन सब चीज़ों को यहाँ पे सेटअप किया जाए तो प्रॉपर लैंड यूज़ हो जाएगा, है ना? ओके. अभी हम आते हैं वैसे किसी गाँव खेड़े में. अगर आप देखोगे पंजाब वगैरह में या अगर लेट्स से वेस्ट बंगाल एरिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे लैंड जो है हम प्राइमरली किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, है ना कि नहीं? ठीक है, वी कैन यूज़ लैंड प्राइमरी फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? अगर हमने वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी, रोड्स बना दी, तो हमारा एग्रीकल्चर ठप हो जाएगा. और हम भाई साहब नहीं करके 135 करोड़ के हैं, हमारा फूड रिक्वायरमेंट्स ह्यूज है, वी हैव अ ह्यूज फूड रिक्वायरमेंट. अगर हमने सारे लैंड में यही सब चीज़ें बना दी तो भी प्रॉब्लम है. और अगर हमने जहाँ पे, तो हमको एग्रीकल्चर वाला लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना चाहिए, और जो लैंड पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है उसको फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनाने में यूज़ करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड लैंड यूज, ठीक है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है? तो लैंड का अगर अप्रोप्रिएट यूज होगा, अगर करेक्ट यूज होगा तो सबके लिए फायदा होगा, ठीक है? एग्रीकल्चर के लिए भी फायदा होगा और बिजनेस पर्पसेस के लिए भी फायदा होगा. ओके. सो आप देखो यहाँ पे लैंड यूज में अगर हम देखेंगे, आप अगर सारे अपने आजू बाजू चीजों को देखो तो कहीं कहीं पे लैंड जो है कमर्शियल के लिए यूज हुआ है, ठीक है? कमर्शियल मतलब कहीं पे इंडस्ट्रीज बनी है, ठीक है, कहीं पे भाई साहब आपके फैक्ट्रीज बने हैं, ठीक है, मॉल्स बने हैं, ठीक है, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स बने हैं भाई साहब, ठीक है, इस तरीके के जहां पे भी यूज हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? कमर्शियल यूज, ठीक है? इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, मॉल्स के लिए, ठीक है, शॉपिंग आउटलेट्स के लिए. तो ये सारी चीजें जहां पे भी बनी है, शॉपिंग आउटलेट्स के लिए, मार्केट्स के लिए, ठीक है, मार्केट्स के लिए, ये सब चीजें जहां भी आपको मिलेंगी वो हो गया आपका कमर्शियल यूजेज ऑफ लैंड, ठीक है? क्लियर है? रेसिडेंशियल मतलब आपके बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गए, फ्लैट्स हो गए, ठीक है, इंडिविजुअल प्लॉट्स हो गए, ठीक है, आपके इंडिविजुअल बंगलोज हो गए, ठीक है, ऐसे जितने भी जहां पे लोग रहते हैं इसको हम बोलते हैं रेसिडेंशियल, ठीक है? जैसे अगर आप देखोगे जहां पे रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं वहां पे इंडस्ट्रियल चीजें नहीं हो सकती, जैसे बीचों बीच यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ सकती, ठीक है? सो ये हो गया रेसिडेंशियल. ओपन ग्राउंड का होना जरूरी है. आप देखोगे जैसे कामोटे में कुछ ऐसे पार्क सेंटर्स हैं, राइट, ओपन ग्राउंड हैं. यहाँ पे ओपन ग्राउंड इसलिए जरूरी है क्योंकि चारों तरफ अगर बिल्डिंग हो गई तो लाइफ बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाएगी, हमारे बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, ठीक है, या अगर हमको रिफ्रेशमेंट चाहिए रहेगा तो कैसे लेंगे? सो ओपन ग्राउंड बेसिकली ऑफर्स अस व्हाट? रिफ्रेशमेंट, ठीक है?
ओपन ग्राउंड हमको क्या ऑफर करता है भाई साहब? रिफ्रेशमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए भी लैंड यूज होता है, जैसे आपके सिनेमाज हो गए, वी हैव सिनेमास, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए लैंड यूज होता है। और किस चीज के लिए लैंड यूज? सिनेमाज हो गए। और किसके लिए लैंड यूज होगा? एंटरटेनमेंट में। और एंटरटेनमेंट में किसमें लैंड यूज होगा? देखो, स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम्स बनते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भाई साहब अलग अलग स्टेडियम्स बनते हैं, तो वो भी तो आपका भाई साहब एक, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स हो गए, तो ये सारे आपके भाई साहब हो गए एंटरटेनमेंट के लिए यूज। इंडस्ट्रीज के सेटअप होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे लैंड यूज होता है इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, और ज्यादा करके ये इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं शहरों के बाहर। जैसे हमारे नवी मुंबई में आपने देखा रहेगा JSW इंडस्ट्रीज, ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे पेन और नवी मुंबई के बीच में, पनवेल के बीच में आता है JSW इंडस्ट्रीज, उनका भी बहुत बड़ा लैंड एरिया है, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। ट्रांसपोर्ट के लिए लैंड का यूज होना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब रोड्स, ठीक है, रोड्स बनते हैं, रेलवेज बनते हैं, ठीक है, रेलवेज, और क्या भाई साहब आपके एयरपोर्ट्स, एयरवेज, ठीक है, एयरपोर्ट्स जो बनते हैं वो भी तो लैंड पे ही बनते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर के लिए लैंड का यूज होना, ठीक है, फार्मिंग में, ठीक है, बहुत सारी चीजों में, जैसे फार्मिंग हो गया आपका, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो लोग गाय भैंस पालते हैं उनके लिए भी तो लैंड चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? कॉलेजेस, स्कूल्स, ठीक है, आपके भाई साहब स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, या आपके आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब इंस्टीट्यूट्स हो गए। मिक्स्ड लैंड यूज, मिक्स्ड लैंड यूज मतलब कैसा होता है? जैसे समझ लो अगर हमने, मेरा एक घर है, ठीक है, ये एक बंगलो है और यहाँ पे एक छोटा सा फार्म भी है, तो घर भी है और फार्मिंग भी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड लैंड यूज। इस तरीके के यूज को हम बोलेंगे मिक्स्ड लैंड यूज। समझ लो भाई साहब मेरा एक बंगलो है और बंगलो के बाजू में ही मैंने एक छोटा सा स्कूल भी खोल के रखा है बच्चों के लिए, तो ये मिक्स्ड लैंड यूज हो गया, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड लैंड यूज। ऐसे तरीके के यूजेस को हम बोलते हैं मिक्स्ड लैंड यूज। तो ये तमाम तरीके हैं, सिर्फ इतने ही तरीके नहीं, और भी बहुत तरीकों से लैंड यूज होता है, ठीक है। लैंड का यूज हमारा ऑप्टिमम यूटिलिटी की वजह से होता है, मतलब हमको ऑप्टिमम यूटिलिटी देनी चाहिए। लैंड का यूज ऐसा होना चाहिए कि हमको सबको फायदा हो, ठीक है, वी ऑल शुड बी बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, ओके। सो व्हाट इज लैंड यूज? लैंड यूज इज अ वे और पर्पस फॉर विच द लैंड इन अ रीजन इज यूज्ड। किस वजह से लैंड जो है तो एक रीजन में यूज हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस? द इंटरैक्शन बिटवीन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड मैन हैव रिजल्टेड इन लैंड यूज। तो आपका मैन के साथ एक कांस्टेंट इंटरैक्शन किसका है भाई साहब? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का, ठीक है। मैन के साथ कांस्टेंट यूज है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का, ठीक है। मैन इज कॉन्स्टेंटली यूजिंग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ये कांस्टेंट इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है। So the interaction between man and geographical factors have resulted in land use. इससे आपका land use हो रहा है। देखिए man is reacting with land, man is reacting with, मतलब इसका हर समय, जैसे हम एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूज करते हैं, लैंड में जो पानी है उसको यूज करते हैं, तो मैन का अपने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के साथ कांस्टेंट इंटरैक्शन ही है और इससे लैंड यूज हुआ। हम जब एकदम बहुत पुराने जब हम बेसिकली बानर जाति के थे, व्हेन वी वर बेसिकली एप्स, ठीक है, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। उस टाइम पे हम कैसे थे भाई साहब? थोड़ा सा हम यहाँ पे इस लैंड में रह लिए, फिर ग्रुप बनाकर दूसरे लैंड में मूव कर लिए, फिर ग्रुप बनाकर तीसरे लैंड में मूव कर लिए। तो जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर लैंड में एग्जॉस्ट हो जाते थे, जानवर, ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है, ये सब एग्जॉस्ट हो गए तो हम आगे मूव कर जाएंगे। सो वी वेर बेसिकली नोमैड्स, ठीक है, वी वेर नोमैड्स, मतलब हम एक जगह पे नहीं रहते थे। We used to be in constant move, आज से बहुत सालों पहले, ठीक है, we used to be constantly moving। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि अच्छा अगर हम एग्रीकल्चर करना चालू करें तो जहां हम रह रहे हैं वहीं पे बहुत बड़े पैमाने पे फूड को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने फिर एग्रीकल्चर चालू कर दिया भाई साहब। वी स्टार्टेड ग्रोइंग व्हीट, वी स्टार्टेड ग्रोइंग राइस, वी देन स्टार्टेड ग्रोइंग पोटैटोस। इस तरह से हम भाई साहब बहुत बड़े पैमाने पर अपने फूड को एक जगह रहते हुए प्रोड्यूस करने लगे, और तब हम क्या हो गए भाई साहब? एक सोशल लाइफ बन गया, हमारा एक सोशल सेटअप बन गया, ठीक है। तो इस तरह से समाज में काफी सारा परिवर्तन आया। लैंड यूज अंडरगोज चेंजेस विद टाइम एज मैन्स नीड्स हैव इंक्रीज्ड, द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस हैव आल्सो इंक्रीज्ड। तो एक जमाना था जब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर होता था। प्राइमरली इंडिया वाज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर होता था। धीरे 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 हमारे डिमांड्स बढ़ने लगे, ठीक है। सो एग्रीकल्चर से हम बाहर आने लगे, फिर हमने धीरे धीरे टर्शरी, तो हमारे देखो
ऑक्यूपेशंस होते हैं, एक ऑक्यूपेशन होता है आपका प्राइमरी, दूसरा होता है भाई साहब आपका सेकेंडरी, एंड देन तीसरा होता है भाई साहब आपका टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। तो a man's needs have increased, the use of land for different purposes have also increased, mineral rich land is used for mining, तो जो भी लैंड होता है मिनरल रिच वो हम ज्यादा करके माइनिंग के लिए यूज करते हैं। फर्टाइल प्लेन्स आर ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर, तो जो आपके फर्टाइल प्लेन्स होते हैं जैसे गंगा यमुना का जो प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन है ये फर्टाइल हो गया क्योंकि यहाँ से क्या कैरी हो रहा है भाई साहब, अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल इज बेसिकली गेटिंग कैरिड, ये अलूवियल सॉइल कैरी हो रहा है और ये फर्टाइल प्लेन है, ठीक है। तो ज्यादा करके जो फर्टाइल प्लेन होंगे वहां पे अगर हमने इंडस्ट्रीज बना दी या वहां पे अगर हमने फैक्ट्रीज लगा दी या वहां पे हमने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना दिए तो हम लॉस में रह जाएंगे। उस फर्टाइल लैंड को हमें किसके लिए यूज करना है, एग्रीकल्चर के लिए यूज करना है, ठीक है। सो दैट विल बी एन इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंड। अरेबल लैंड, दिस इज द लैंड, ठीक है, अरेबल लैंड, दिस इज द लैंड अंडर कल्टीवेशन, नॉर्मली दिस लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप, ठीक है। This land can be classified as per the ownership of the land and types of agriculture. तो आपका जो एग्रीकल्चरेबल लैंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एरेबल लैंड, ठीक है। एग्रीकल्चरेबल लैंड मतलब जहां पे प्राइमरली क्या होता होगा, एग्रीकल्चर, जहां पे प्राइमरली आपका क्या होता है भाई साहब, एग्रीकल्चर। सो दिस लैंड, दिस इज द लैंड अंडर कल्टीवेशन, ये लैंड भाई साहब अंडर कल्टीवेशन है, यहाँ पे प्राइमरी मुख्य तौर पे हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, ओके। तो आपका इसमें कितने टाइप्स हैं, एक होता है आपका फैलो लैंड, दिस इज एग्रीकल्चर लैंड विच इज टेम्परली नॉट इन यूज, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल द फार्मर डज नॉट यूज अ पार्ट ऑफ हिज एग्रीकल्चर लैंड फॉर वन और टू रीजंस, ठीक है। तो एक देखो जैसा कैसा होता है, जैसे समझ लो ये एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, लेट्स से बहुत बड़े पैमाने पे वीट या राइस या लेट्स से मेज, ठीक है, ऐसा कोई क्रॉप उगाया जा रहा है, ठीक है। इन क्रॉप्स का बहुत ज्यादा डिमांड होता है, ठीक है, इनके लिए अच्छा सॉइल लगता है, इनके लिए अच्छा पानी लगता है, ठीक है। सो समझ लो भाई साहब पानी का व्यवस्था तो है, चलो भाई साहब पानी हम इरिगेशन से प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, ठीक है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी, अभी होता क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को आप दो तरीकों से इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और एक आप यूज करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। गोबर ओबर जब आप यूज करते हैं तो वो हो गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर से होता क्या है, बहुत दिनों तक अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर रेगुलरली यूज करते रहेंगे, सॉइल जो है तो डिग्रेडेड हो जाएगा, ठीक है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेडेड हो जाएगा, इट विल फॉल, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने लगेगी, ठीक है। सो वी विल हैव टू रिवैम्प इट। तो इसीलिए कभी कभी क्या करते हैं, जो भी आपके फार्मर्स होते हैं वो कल्टीवेशन के बीच में थोड़ा रेस्ट देते हैं, ठीक है, तो सॉइल को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। तो समझ लो भाई साहब उनका एक सीजन चला, ठीक है, उसमें उनका 8 महीने में फसल तैयार हो गई, बाकी 2 महीने वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, लेट द सॉइल रिवैम्प, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है, मतलब हमने सॉइल को विदाउट एनी एग्रीकल्चर, विदाउट डूइंग एनी एक्टिविटी, विदाउट डूइंग एनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किए हुए बिना, ठीक है, सॉइल इज एट रेस्ट, ठीक है, सॉइल इज पुट एट रेस्ट, ठीक है, कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किए बिना हमने सॉइल को क्या किया है भाई साहब, रिप्लेनिश होने दिया है। रिप्लेनिश मतलब ताकि ये खुद से रिकवर हो सके, सो दैट इट रिकवर्स, तो ये भाई साहब क्या हो, रिकवर्स, ठीक है, सॉइल रिकवर हो सके। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है। तो सॉइल इज अलाउड टू बी एट रेस्ट सो दैट इट रिकवर्स ऑन इट्स ओन, इसको हम बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सॉइल जो है तो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, आपके फर्टिलाइजर के यूज से, तो फर्टिलाइजर से यूज, तो इसीलिए इस टाइप के लैंड को हम क्या बोलेंगे, फैलो लैंड। फैलो लैंड में एग्रीकल्चर होता है लेकिन थोड़े बहुत समय के लिए रेस्ट दिया जाता है ताकि वो सॉइल फिर से उभर कर आए, ठीक है। सो व्हाट इज फैलो लैंड पीपल, ठीक है, फैलो लैंड, दिस इज एन एग्रीकल्चरल लैंड व्हिच इज टेम्पररीली नॉट इन यूज, अभी फिलहाल के लिए 1-2 महीने के लिए इसको यूज नहीं किया जा रहा है, टेम्पररी इन यूज, ठीक है, टेम्पररीली भाई साहब इसको नॉट इन यूज है, क्लियर है।
To improve the fertility of the soil, the farmer does not use a part of his agricultural region for one or two reasons. ठीक है, तो फर्टिलिटी को improve कर, देखो खेती करते करते और फर्टिलाइजर डालते डालते एक ऐसे स्टेज पे हम आ जाएंगे कि सॉइल बंजर हो जाएगी, तो सॉइल को रिकवर होने देने का मौका देना पड़ेगा। ठीक है, सो एवरी, जैसे हमको एक वेकेशन चाहिए रहता है वैसे सॉइल को भी एक वेकेशन चाहिए रहता है, अदरवाइज द सॉइल विल नॉट बी एबल टू रिकवर एंड रिप्लेनिश इटसेल्फ। ठीक है, तो दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, नाउ फॉरेस्ट लैंड, देखो अ डिमार्केटेड फॉरेस्ट एरिया, तो आप देखोगे आपका जो ये हम प्राइमरली इन चीजों की बात कर रहे हैं, ये कहाँ के लैंड्स हैं, दीज आर रूरल एरिया लैंड्स। ठीक है, तो रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र, रूरल लैंड यूज। इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर आपका मेन ऑक्यूपेशन है, जितने भी रूरल एरियाज होते हैं वहां पे मेन ऑक्यूपेशन आपका क्या है भाई साहब, एग्रीकल्चर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉमन इन रूरल एरियाज, दिस इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन फॉर द रूरल सेटलमेंट्स, हेंस दीज सेटलमेंट्स आर लोकेटेड क्लोज टू द एग्रीकल्चरल फील्ड एंड फॉरेस्ट एरियाज। तो ज्यादा करके आपके जो रूरल एरियाज होते हैं उसके आजू बाजू में भाई साहब आपके फॉरेस्ट एरियाज होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स, और क्या होंगे भाई साहब, एग्रीकल्चरल लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स। ठीक है, दिस इन्फ्लुएंसेस लोकल location for the rural settlements, hence these settlements are located close to the agricultural field and the forest areas. The settlements of miners are close to mining areas while fishermen settlements are near the seashore. In rural areas the availability of land is more and the population is less, hence population is sparse. In rural areas the extent of residential areas is less. Land use in rural areas can be classified. ठीक है, तो आपका जो रूरल एरिया होता है, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, रूरल एरिया में कौन कौन से मेजर ऑक्यूपेशन है बताओ, एक तो हो गया भाई साहब आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एग्रीकल्चर, रूरल एरियाज के लैंड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में आपके क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे और क्रॉप्स के लिए लगेगा लैंड। ठीक है, और क्या होता है भाई साहब रूरल एरिया में, बोलो 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 भाई साहब, फिशिंग है ना। फिशिंग मतलब जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज या रिवर के आजू बाजू के एरियाज। ठीक है, तो फिशिंग होती है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रहते हैं, फिशरमैन। इनको बहुत सारा लैंड नहीं लगेगा, दे वुड नॉट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड, लेकिन इनका लैंड कहाँ पे पास होना चाहिए, सी शोर में होना चाहिए या किसी रिवर के साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फिशिंग। और क्या है भाई साहब रूरल एरियाज में, और क्या क्या ऑक्यूपेशन हो जाएंगे, तो एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया। ठीक है, छोटे मोटे जो भी आपके चीजें हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, चलिए में माइनर्स। ठीक है, माइनिंग होती है भाई साहब। ठीक है, माइनिंग ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। माइनिंग मतलब हमारे जैसे हमारे जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जिनसे हम चीजों को बनाते हैं, इनको हम कहां से निकालते हैं, अर्थ से निकालते हैं। ठीक है, अर्थ से निकालते हैं, तो इनकी माइनिंग होती है। आपका भाई साहब आयरन हो गया। ठीक है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, देन वी हैव एल्यूमिनियम, कितनी ही चीजें इनसे बनती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम कहां से निकाल रहे हैं भाई साहब, अर्थ से निकाल रहे हैं। तो रूरल एरियाज में ज्यादा करके एग्रीकल्चर, फिशिंग और माइनिंग के लिए लैंड का यूजेज होता है। ठीक है, ज्यादा करके तो एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स के लिए यूज होगा, फिशरमैन आप थोड़े बहुत तो रहेंगे भाई साहब शोर के बाजू में। ठीक है, और माइनिंग मतलब पूरा भाई साहब ड्रिलिंग लगाकर हम माइनिंग कर रहे हैं, मतलब वहां से हम चीजों को निकाल रहे हैं, जो मेटल्स है हमारे जो कॉमन यूज में उनको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये रूरल एरियाज के मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो आपने देखा फैलो लैंड क्या होता है, एरेबल लैंड क्या होता है, एरेबल लैंड एंड फैलो लैंड। अरेबल लैंड मतलब जो कल्टीवेशन में है, ठीक है, इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप, दिस लैंड कैन बी क्लासिफाइड। तो अरेबल लैंड में दो चीजें आती हैं, एक फैलो लैंड, ठीक है, और दूसरा क्या है भाई साहब आपका फॉरेस्ट लैंड। अ डिमार्केटेड फॉरेस्ट एरिया इज आल्सो टाइप ऑफ रूरल लैंड यूज फ्रॉम दिस एरिया फॉरेस्ट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्स्ट्रा विलेज के आजू बाजू ज्यादा करके फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, और फॉरेस्ट से हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं फॉरेस्ट से। ठीक है, फायरवुड मिलता है, गम मिलता है, ग्रास मिलता है, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज। और किसके लिए यूज होता है भाई साहब आपका ग्रास लैंड और पास्चर लैंड। आपके जितने भी फार्मर्स होते हैं जनरली दे वुड हैव कैटल। ठीक है, फार्मर्स को भाई साहब कैटल होगा। ठीक है, और इन कैटल को फीड कराने के लिए दे वुड नीड पास्चर लैंड। ठीक है, पास्चर लैंड, पास्चर लैंड मतलब यहाँ पे सिर्फ वो गाय भैंस चढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो and is used for grazing purposes, grazing मतलब घास खाना। ठीक है, इन जगहों से this land belongs to the entire village, very little grassland is under individual ownership। तो आपका जो विलेज रूरल एरिया होता है, ठीक है, रूरल एरिया में जो लैंड इंडिविजुअल ओनरशिप में होता है। ठीक है, इंडिविजुअल ओनरशिप, इंडिविजुअल ओनरशिप मतलब कोई उस जमीन का मालिक होगा। ठीक है,
इंडिविजुअल ओनरशिप में हम देखते हैं, इंडिविजुअल ओनरशिप में एक होता है भाई साहब आपका एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है। दूसरा भाई साहब क्या हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर लैंड, और क्या होगा भाई साहब माइनिंग हो सकती है, ठीक है, माइनिंग हो सकती है, फिशरमैन रह रहे हैं भाई साहब वहां पे, फिशरमैन और उनकी फैमिली रह रही है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, जो आपका कॉमन यूज लैंड है, ठीक है, इंडिविजुअल ओनरशिप में नहीं है, ठीक है, अगर भाई साहब आपका कॉमन यूज में जो लैंड है, ठीक है, वो किस किस में आ जाएगा, कॉमन यूज का लैंड, ठीक है। कॉमन यूज मतलब आपके फॉरेस्ट को कॉमनली यूज करते हैं लोग, ठीक है, फॉरेस्ट से क्या क्या मिल जाता है भाई साहब, फायरवुड मिलता है, ठीक है, सूखी पत्तियां मिलती हैं, ठीक है, ड्राई लीव्स, बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, ठीक है, फ्रूट्स और वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं, ये सबके लिए है बेसिकली। तो फॉरेस्ट का एरिया का कोई मालिक नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए भाई साहब वो कॉमन यूज में हो जाता है। और क्या होता है भाई साहब पास्चर लैंड्स, पास्चर लैंड्स मतलब ये ऐसे लैंड्स होते हैं जो उबड़ खाबड़ होते हैं या जहां पे फसल उगाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे गाय भैंस को चराया जाता है, तो गांव के जितने भी गाय भैंस कैटल वगैरह है ये यहाँ पे चरने आते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो रूरल लैंड का भाई साहब इस तरह से लैंड का विभाजन होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड में आपने देखा कि भाई साहब एक होता है भाई साहब आपका क्या एरेबल लैंड, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब आपका फैलो लैंड, ठीक है, फैलो लैंड। एरेबल लैंड मतलब जिसपे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और फैलो लैंड मतलब जिसको आपने थोड़ा बहुत रेस्ट दिया है, ठीक है, यू हैव गिवन सम अमाउंट ऑफ रेस्ट अंडर कल्टीवेशन, ठीक है, दिस लैंड कैन बी क्लासिफाइड। तो आप टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, आपका भाई साहब फॉरेस्ट लैंड हो गया, फॉरेस्ट लैंड जो है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड, ये फॉरेस्ट लैंड हो गया, ठीक है, तो ये कॉमन यूज के लिए हो गया, ठीक है। सो ये रूरल एरियाज का मोटा मोटा तौर पे भाई साहब डिवीजन है, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब अर्बन एरियाज पे। अर्बन एरियाज मतलब शहरी एरियाज पे, ठीक है। शहरी एरिया में क्या हो रहा है भाई साहब, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द अर्बन सेटलमेंट्स इन द 20th सेंचुरी। तो हमारा देश देखिए हमारा पहला क्या मोड ऑफ लाइफ था, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से फिर हम भाई साहब क्या हो गए अर्बन, तो शहरीकरण होने लगा। शहरीकरण होने लगा मतलब हमारे फैक्ट्रीज, हमारे इंडस्ट्रीज बेसिकली बढ़ने लगे, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है। So there has been an increase in the urban settlements in the 20th century. In urban areas, land is used for different purposes. It is necessary to make maximum use of land. ठीक है? In the urban areas, with reference to population, the land is limited. ठीक है? Land भाई साहब आपका limited है। आप देखोगे क्या यहाँ पे मुंबई जैसे एरिया में आपके अलग अलग बंगलोज आप बना सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, इतना स्पेस नहीं है, इसलिए देखो वर्टिकल हो गया है भाई साहब, एक के ऊपर फ्लैट में रह रहे हैं हम, है ना। आप देखोगे बिल्डिंग्स क्यों बनी, अगर आप गांव खेड़े में जाओगे तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी क्या आपको, नहीं। गांव खेड़े में भाई साहब बड़े बड़े आपके बंगलो टाइप के एरियाज होते हैं, वहां पे एक इंडिविजुअल भाई साहब इतना बड़ा जमीन लेकर रह रहा है, ठीक है। तो आपके अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, इन अर्बन एरियाज विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन द लैंड इज लिमिटेड। अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, और बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में भाई साहब बढ़ रहा है, देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डेंस, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। अर्बन लैंड कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। तो आपका पहला आता है भाई साहब क्या, अर्बन मतलब शहर के एरियाज, कमर्शियल लैंड यूज, ठीक है। कमर्शियल लैंड यूज में क्या क्या आ जाएगा, सम पार्ट्स ऑफ सिटीज आर ओनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, कुछ जगहों पे सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए ही यूज होता है। कमर्शियल पर्पसेस मतलब कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। गवर्नमेंट देखो बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस करने से लोगों की इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और आर्थिक व्यवस्था एक देश की सुधरेगी, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे जोन्स रखे हैं जहां पे इंडस्ट्रीज आकर सस्ते में लैंड लेकर इंडस्ट्रीज डाल सकती हैं, और इनको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। दीज आर नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, these are known as special economic zones. What kind of zones are these? These are basically business zones. आप यहाँ पे सस्ते में लैंड उठाकर बिजनेस चालू कर सकते हैं, फैक्ट्रीज, ठीक है। सो some parts of cities are used only for commercial purposes. तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे वाशी में, आप जैसे स्टेशन से उतरोगे तो स्टेशन के बाहर का जो एरिया, इतना सा एरिया, यहाँ पे आपको कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे सब आपको बिजनेस हाउसेस मिलेंगे, है ना। रघुलीला मॉल हो गया,
इस तरफ भाई साहब आपका हवारे का जो बिल्डिंग है उसमें सारे आपके बिजनेस और एस्टेब्लिशमेंट मिलेंगे, ठीक है। फिर आप हाईवे तक जाते हो, फिर वो ब्रिज क्रॉस करते हो, तब जाकर आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब इतना एरिया सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए है ना। तो ऐसे ही आपके शहरों में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे सिर्फ बिजनेस होता है, जहां पे सिर्फ धंधा होता है, ठीक है। सो कमर्शियल पर्पसेस इन दीज एरियाज देयर आर मेनी शॉप्स, बैंक्स, ऑफिसेज भी रहेंगे। दिस हैज गिवन राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अगर आप देखोगे ये जो बेलापुर नाम है, सीबीडी बेलापुर बोलते हैं हम, किसी को मालूम है बेला सीबीडी मतलब क्या होता है? बेलापुर तो उस जगह का नाम है, सीबीडी मतलब होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आपके ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज में गवर्नमेंट ने सिर्फ बिजनेस के लिए खोल के रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस हैज गिवन राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सीबीडी फॉर एग्जांपल इन मुंबई द फोर्ट एरिया और द बीकेसी, ठीक है। तो सीबीडी आपका मिलेगा भाई साहब सीबीडी बेलापुर, और कहां पे भाई साहब? फोर्ट एरिया और बीकेसी बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो गया यहाँ पे? एनीवन हैज बीन देयर? थोड़ा भाई साहब मुंबई के भी दर्शन कर लिया करो, ठीक है। मुंबई कर हो तो जाना तो बनता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सब बड़े बड़े बैंक्स हैं, सब बड़े बड़े जो ऑफिसेज है वो यहाँ पे लोकेटेड है। बीकेसी बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ये बेसिकली बांद्रा और कुर्ला के बीच में आता है, ठीक है। ये आता है आपके बांद्रा और कुर्ला के बीच में, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा एक एरिया है, ठीक है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिया है, मतलब सारे बड़े बड़े ऑफिसेस, सारे बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया भाई साहब कमर्शियल लैंड यूज, ठीक है। एक शहर का जो लैंड यूज होता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल लैंड यूज। रेसिडेंशियल लैंड यूज, हियर द मेन लैंड इज यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। इन दिस एरिया हाउसेस एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर इंक्लूडेड। ज्यादा करके यहाँ पे क्या होंगे? हाउसेस एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर इंक्लूडेड। सिंस पॉपुलेशन इज मोर इन द अर्बन एरियाज, रेसिडेंशियल लैंड यूज हैज इंक्रीज। तो ज्यादा करके पॉपुलेशन आपका कहां पे है भाई साहब? अर्बन एरियाज में है, तो इसीलिए रेसिडेंशियल एरियाज बढ़ चुके हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल एरियाज हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। सो हियर द मेन लैंड यूज्ड इज फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। इन दिस एरिया हाउसेस एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर इंक्लूडेड। हाउसेस हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है। सिंस पॉपुलेशन इज मोर इन द अर्बन एरियाज, रेसिडेंशियल लैंड यूज हैज इंक्रीज। रेसिडेंशियल लैंड यूज बढ़ चुका है, ठीक है। ओके, फिर आपका होता है भाई साहब ट्रांसपोर्ट लैंड यूज, ठीक है। इन अर्बन एरियाज, आपको भाई साहब अर्बन एरियाज अगर है तो देखोगे आपको भाई साहब रास्ता देना पड़ेगा गाड़ियों के जाने के लिए, तुम भाई साहब उबासी लेते रहो, ठीक है। रास्ता देना पड़ेगा रेलवेज के लिए, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इन अर्बन एरियाज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल। So there is a constant movement of goods as well as people, and for this you will have to give them good roads, good wide roads. छोटे छोटे अगर रोड्स होंगे तो रास्ता जाम होगा, इसलिए बड़े रोड्स। देखो अगर आप ये वाला जो हाईवे है इसको बड़ा किया गया बिटवीन खारगढ़ एंड पनवेल, उसको बड़ा किया गया क्योंकि रोज रास्ता जाम हो रहा था, ठीक है। अभी भी हो रहा है खैर, ठीक है। फॉर दिस पर्पज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर फाउंड इन सिटीज लाइक पब्लिक बस स्टॉप्स, रेलवे लाइन्स, मेट्रो, मोनोरेल, कमर्शियल व्हीकल्स एक्सेट्रा। अगर आपको मालूम हो तो हमारा यहाँ से जो बेलापुर के लिए मेट्रो रेल है वो चालू हो चुका है, कल से चालू हुआ है, ठीक है। तो मेट्रो रेल भी चालू हो गया है, पहले तो सिर्फ लोकल ट्रेन होती थी, अभी भाई साहब मेट्रो रेल्स भी चालू हो गए, ठीक है। इन एडिशन टू दिस द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इज ऑल्सो लार्ज। तो इसके लिए भाई साहब बड़े रोड्स बनाने पड़ेंगे। हेंस इन सिटीज रोड्स, रेलवे लाइन, स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, ट्रांसपोर्ट डिपोट्स एंड व्हीकल रिपेयर सेंटर्स ऑक्यूपाई लार्ज एरियाज, ठीक है। अभी सिर्फ रास्ते बनाने से या आपके रेलवे लाइंस लेआउट करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। रास्ते में गाड़ियां होंगी, इन गाड़ियों को धुलाने के लिए इन गाड़ियों की सर्विसिंग सेंटर्स भी आपको बनानी पड़ेंगी, है ना। आपको इन गाड़ियों में पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप्स भी बनाने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब आपके पास अगर एक गाड़ी है तो पेट्रोल मिलेगा दिल्ली में, तो रोज आपको दिल्ली जाना पड़ेगा पेट्रोल भरवाने के लिए, है ना। तो आपने अगर गाड़ी ली है तो आपके आजू बाजू ही कोई पेट्रोल पंप रहना चाहिए। तो इसी तरह से गवर्नमेंट को पेट्रोल पंप सेटअप करने पड़ते हैं, ठीक है, आजू बाजू। तो इसमें भी काफी सारा लैंड जाता है। आप देखोगे पेट्रोल पंप में काफी सारा एक लैंड जाता ही है, ठीक है। पेट्रोल पंप्स, ट्रांसपोर्ट डिपोट्स, आपके ट्रांसपोर्ट डिपोट्स होते हैं एंड व्हीकल रिपेयर सेंटर्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट डिपोट मतलब देखा होगा आपने, बस डिपो देखा है, ठीक है, जहां पे बसें आके रुकती हैं। जैसे अगर आप देखोगे मानसरोवर स्टेशन के सामने एक बस डिपो है, ठीक है, जहां पे बस आकर रुकती है, तो एक बस डिपो, इसके लिए भी भाई साहब आपको एक लैंड एरिया लगेगा, ठीक है। और व्हीकल रिपेयर सेंटर्स जहां पे व्हीकल्स की सर्विसिंग होती है, रिपेयर होती है, ऐसी चीजें भी लगेंगी आपको। ट्रेन्स जो होते हैं, ट्रेन्स के लिए भी भाई साहब कार शेड्स बनाए जाते हैं जहां पे ट्रेन्स का मेंटेनेंस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, तो इसमें काफी सारा लैंड यूज होता है।
This is called land under transport. This was basically what commercial land use and this was residential. तो आपका हो गया commercial land use में industries, special economic zones, factories ये सब बनते हैं, ठीक है। आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स में सिर्फ रेजिडेंसेस बनते हैं जहां पे हम और आप रहते हैं। ट्रांसपोर्ट में आपका रोड्स, रेलवेज, पेट्रोल पंप्स, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस सेंटर्स, बस डिपोट्स, कार शेड्स, रेलवे स्टेशंस, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ओके, पब्लिक यूटिलिटी एरिया। अब ये पब्लिक यूटिलिटी एरिया क्या होती है, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी एरिया फॉर द वेरियस नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, some services are provided by the local governing bodies, state or central government. The area under these services comes under the category example hospitals. जैसे आपके हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, पुलिस ग्राउंड्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनको हम बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी एरियाज। The land used under the category is important. These services diffuse the tensions caused by growing population, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये पब्लिक यूटिलिटी एरियाज हैं। These are basically public utility areas. आपके हॉस्पिटल्स के लिए, पोस्ट ऑफिसेस के लिए, ठीक है, पुलिस स्टेशन, ये भी एक पब्लिक लैंड है, ठीक है। ओके, रिक्रिएशनल लैंड यूज। तो अभी देखो सिर्फ काम से तो कोई नहीं रह सकता, तो थोड़ा बहुत खेलना कूदना भी पड़ेगा। तो इसीलिए रिक्रिएशनल लैंड यूज के लिए इन सिटीज सम एरियाज हैव टू बी स्पेशली रिजर्व फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे आपके भाई साहब गार्डन्स हो गए, फील्ड्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, थिएटर्स हो गए, इनको हम बोलते हैं रिक्रिएशन, ठीक है। रिक्रिएशन मतलब ब्रेक, ठीक है। रिक्रिएशन मतलब होता है ब्रेक। आपके जो स्कूल में ब्रेक्स होते हैं वो आपको फ्रेश करने के लिए होते हैं, राइट। तो इसीलिए रिक्रिएशन बोलते हैं हम इसको। हमारे यूजुअल नॉर्मल लाइफ से थोड़ा बहुत हटकर अगर हम इन सब जगहों पे जाएंगे तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे रिक्रिएशन। मिक्स्ड लैंड यूज इन सम एरियाज we will find all these uses together. Such areas are said to have mixed land use. Example, residential areas and entertainment areas, ठीक है। तो रेसिडेंशियल और एंटरटेनमेंट एक साथ ही हो रहा हो, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे जैसे कोई समझ लो शादी का हॉल है, ये एक शादी का हॉल है, ठीक है, और उसके बाजू में एक बिल्डिंग है जहां पे लोग रहते हैं। तो ये क्या है भाई साहब, एंटरटेनमेंट सेंटर हो गया। और यहाँ क्या है भाई साहब, तो रेसिडेंशियल और एंटरटेनमेंट एक साथ ही रह रहे हैं, तो ये मिक्स्ड लैंड यूज हो गया। जैसे समझ लो ये कोई सिनेमा हॉल है, ठीक है, क्या सिनेमा देखा होगा आपने, ठीक है, उसके बाजू में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो लैंड यूज विच इज मिक्स्ड लैंड यूज, ठीक है। वो लैंड के सिनेमा जहां पे है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट एंड these pieces of land are being used for residential plots, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड लैंड यूज, ठीक है। ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स, ठीक है। रूरल सेटलमेंट स्टार्ट्स आउटसाइड द बाउंड्री एरियाज ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स बट द इंटरमीडिएट एरिया इन बिटवीन इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एरिया। हम जो है भाई साहब सबर्ब में हैं, ठीक है, सबर्ब या ट्रांजिशन। देखो ये है आपका प्रॉपर शहर, ठीक है, उसके बाद इसके थोड़ा बाहर होगा इसका सैटेलाइट सिटी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे लेट्स से विलेज है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर सिटी, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, सबर्ब, एंड दिस इज द विलेज, ठीक है। तो एकदम सिटी से निकलकर आप एकदम विलेज में नहीं आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल नवी मुंबई जो है वो मुंबई का एक्सटेंशन है, तो दिस इज बेसिकली मुंबई जो प्रॉपर सिटी है, ठीक है। और नवी मुंबई क्या है भाई साहब, एक सबर्ब है या थोड़ा एक्सटेंड हुआ है सिटी, और फिर आते हैं आपके विलेजेस, आगे चल के आपको विलेजेस मिलेंगे, ठीक है। सो रूरल सेटलमेंट स्टार्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स बट द इंटरमीडिएट एरिया, मतलब बीच का जो एरिया होता है, इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल एरिया। दिस इज नोन एज ट्रांजिशनल एरिया और सबर्ब, ठीक है, सबर्ब बोलेंगे। इन दिस एरिया देयर इज अ ब्लेंड ऑफ रूरल एंड अर्बन लैंड यूज। तो ऐसे एरियाज में आपको रूरल और अर्बन लैंड यूज का एक मिक्सचर मिलेगा आपको, ठीक है। इन दीज एरियाज लैंड यूज ऑफ अ मिक्स्ड नेचर इन दिस जोन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज आर आल्सो मिक्स्ड टाइप। ओवर टाइम दिस एरिया इज कन्वर्टेड इनटू एन अर्बन एरिया, ठीक है। सो धीरे धीरे ये पूरा अर्बन एरिया हो जाता है। तो शहरों के बाहर का एरिया, जस्ट बाहर का एरिया जो विलेज और शहरों के बीच में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल एरिया और सबर्ब, ठीक है। बांद्रा हो गया, भांडुप हो गया, आर सबर्ब्स ऑफ मुंबई सिटी। एग्जांपल हमारा वाशी हो गया, दीज आर सबर्ब्स, ठीक है। कामोटे, ऑल दीज आर सबर्ब्स, ठीक है। प्लान सिटीज आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, urbanization occurred on a large scale throughout the world. Since this urbanization was not well planned, cities began to grow in a haphazard manner. तो आप अगर अभी भी जाओगे ना मुंबई में, तो आपको दिखेगा कि एक बिल्डिंग के लगे हुए दूसरा बिल्डिंग है, तो तीसरा बिल्डिंग इसके साथ ही ऐसे, मतलब बिल्डिंग्स के बीच में हार्डली कोई स्पेस है,
ठीक है। लेकिन ऐसा नवी मुंबई में नहीं है, क्योंकि हमने वो गलती को रियलाइज किया है। तो इसीलिए जब नवी मुंबई का डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत बिल्डिंग्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस छोड़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, सो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर अ लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सिटीज हैज अकर्ड। तो बहुत बड़ा लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है सिटीज के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज ऑलवेज अ सीरियस प्रॉब्लम इन सिटीज। तो लैंड जो है एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होता है कहां पे, सिटीज में। अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज विजिबल इन द लैंड यूज ऑफ सिटीज। Limited land, varied land uses and burgeoning cities resulted in the thought of having planned cities for the future। तो बहुत देखो शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन इज ऑलवेज ऑन द राइज। तो सबको भाई साहब बिजली देना है, सबको पानी भी देना है, सबको हाउसिंग भी देना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पीपल लिविंग इन द सिटी। इवन बिफोर अ सिटी ग्रोज, तू तेरे को ना मैथ्स में इंटरेस्ट है ना भाई साहब एसएसटी में इंटरेस्ट है, तब से सोने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा दिन नहीं जब तू सोता नहीं है यहां पे आकर। छोड़ देना फिर पढ़ाई, किस काम की। Even before a city grows, its land use is predetermined and a planned layout is prepared. Accordingly, the cities are developed. सिंगापुर, सियोल, ठीक है, ज्यूरिच, वॉशिंगटन डीसी, बर्सिलिया, इस तरह से भाई साहब बहुत सारे प्लान्ड सिटीज डेवलप हुए हैं, ठीक है। दीज आर प्लान्ड। तो अगर आप देखोगे यहां पे दो कंट्रीज का कंपैरिजन किया गया है, किसमें, जापान और इंडिया में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे जापान है तो ये फॉरेस्ट एरिया कितना है, देखो 68.5% इनका फॉरेस्ट एरिया है। परमानेंट एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है भाई साहब इनका एग्रीकल्चर। सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर मतलब छोटे मोटे खेती और भी होते हैं। और भाई साहब ये आपका अदर्स में आ गया, ये अदर्स में आ गया, ठीक है। परमानेंट पास्ट, तो ये देखो जापान का यूजेज है। अभी इंडिया में देखो, ठीक है, आपका अगर फॉरेस्ट एरिया देखोगे बहुत कम है, इंडिया में फॉरेस्ट एरिया इज वेरी लेस। तो टोटल लैंड एरिया का ओनली 23% है, इसीलिए यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल ज्यादा है। इनफैक्ट दिल्ली हैज बीन द हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि 23.1% ही है। अभी देखो 4.2% यहाँ पे होता है परमानेंट एग्रीकल्चर। चलो ये तो एक तरीके से सही है, 4.2% यहाँ पे परमानेंट एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। और देखो भाई साहब सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर मतलब इतना एरिया आपका एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, लेकिन उसका बहुत ही कम हिस्सा आप भाई साहब एग्रीकल्चर में लगा। देखो यहाँ पे देखो इनका सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर कितना है 11.7, लेकिन उसमें से उन्होंने 0.8 में परमानेंट एग्रीकल्चर कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास सूटेबल एग्रीकल्चर कितना है 52% लैंड, जिसका हमने सिर्फ 4% ही यूज किया है, ठीक है। अगर आप देखोगे फॉरेस्ट एरिया में इनका 68.5% है, हमारा फॉरेस्ट एरिया ओनली 23% है, विच इज वेरी लेस as per the population and as per the number of vehicles and as per the number of factories and industries that we have, ठीक है। काफी अनप्लान्ड यूजेज है लैंड का, ठीक है। अदर्स का यूज हो रहा है भाई साहब यहाँ पे 3.5% आपका परमानेंट पास्चर्स हैं, जो जापान में नहीं है, ठीक है। परमानेंट पास्चर मतलब इन जगहों पर सिर्फ पास्चर होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो आपके कैटल है वो घास छोड़ती है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज बेसिकली अ कंपैरिजन ऑफ लैंड यूज इन जापान एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दिस इज बेसिकली अ पाई चार्ट। तो ये आपको एक छोटा मोटा एग्जांपल दे रहा है कि कैसे प्लैंड जगहों पे सही सही तरीके से लैंड का यूजेज होता है, ठीक है। So you may have realized that in different countries the percentage under various land uses differ। तो अलग अलग लैंड यूज के तहत परसेंटेजेस अलग अलग होते हैं बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। लैंड कितना अवेलेबल है, ठीक है, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, its quality and needs, land use types vary. In Japan, for example, the percentage of land under forest is more and the percentage of land under permanent agriculture is low as compared to India. As compared to that, in India, the percentage of land under forest is low while the percentage of land under permanent agriculture is high. तो अगर आप देखोगे इंडिया में परमानेंट एग्रीकल्चर कितने का है 3.5% का है, यहाँ पे तो परमानेंट एग्रीकल्चर है ही नहीं, ठीक है। सॉरी, परमानेंट एग्रीकल्चर आपका 4.2% है, यहाँ पे जस्ट 0.8% है। लेकिन इनका फॉरेस्ट एरिया कितना है 68.5, हमारा फॉरेस्ट एरिया कितना है जस्ट 23.1, ठीक है। ओके, सो अंडर लैंड यूटिलाइजेशन वी हैव सीन हाउ लैंड इज पुट टू डिफरेंट यूजेस। द ओनरशिप ऑफ लैंड कुड बी प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है।
पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का लैंड हो सकता है या प्राइवेट लैंड किसी की हो सकती है। लैंड रजिस्ट्रेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज डन अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। All the information about the registered land can be obtained from the revenue department in the 7/12 extract। मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप पूरे किसी रीजन का, पूरे किसी इलाके का या पूरे किसी स्टेट का पूरा पूरा लैंड किस तरह से यूज हुआ है वो ब्यौरा ले सकते हैं, ठीक है। वंस वी गेट टू नो अंडर हुज ओनरशिप द लैंड इज, तो ये 7/12 एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। 7/12 बोलते हैं इसको, ठीक है। 7/2 एक्सट्रैक्ट 12 एक्सट्रैक्ट बोलते हैं हम इसको। और इसमें आपको फॉर्म में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि वो लैंड किसके ओनरशिप में है, कौन उसका ओनर है। द एक्सट्रैक्ट इज अ रिकॉर्ड केप्ट बाय द पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। सीरियल नंबर 7 and 12 आर डिस्टिंक्टिव सेक्शंस ऑफ द लैंड लॉ पर्टेनिंग टू द ओनरशिप ऑफ द लैंड। द 7/12 एक्सट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ मिरर अबाउट द लैंड। तो लैंड का एक छवि प्रोड्यूस करता है हमारे ऊपर, ठीक है। लैंड किसके पास है, कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से ओनर्स हैं और किस तरह से उस लैंड को यूज किया जा रहा है। क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड है, क्या उसको रेसिडेंशियल प्लॉट के हिसाब से घोषित किया गया है, क्या वो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज जस्ट बाय रीडिंग द एक्सट्रैक्ट सिटिंग इन वन प्लेस, ठीक है, वन कैन। तो ये आपका देखो, ये आपके रजिस्ट्रेशन है, मतलब जब आप किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ओनर का नाम दिखता है, किससे आप खरीद रहे हो, क्या प्लॉट नंबर है, कितने पैसे से खरीद रहे हो, ये सारी तमाम जानकारियां इन पे होती हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड आउट देयर। तो ये सैंपल ऑफ 7/12 बोलते हैं हम इसको। सैंपल ऑफ 7/12 मतलब 7/12, ठीक है। ये 7/12 होता है ये सैंपल, ठीक है। तो कितने क्या क्या आपके भाई साहब जो जमीन है वो क्या क्या किस तरह से आप यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने देखो रबी खरीफ, रबी क्रॉप होता है, खरीफ क्रॉप होता है, जवारी बाजरी, ये सब आपने भाई साहब यूज किया। देखो रबी क्रॉप मतलब रबी क्रॉप में आता है आपका जवारी, ठीक है। ज्वार जो होता है वो रबी क्रॉप होता है। खरीफ क्रॉप होता है बाजरी। खरीफ क्रॉप और रबी मतलब सीजन के हिसाब से होते हैं, एक को विंटर में उगाया जाता है, एक को समर में उगाया जाता है। तो कितना एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। 7/12 में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी कार्ड है, देखो प्रॉपर्टी कार्ड, आपके प्रॉपर्टी जिस नाम पे है कि कौन कौन उस प्रॉपर्टी के होल्डर्स हैं। देखो दिस इज बेसिकली अ सैंपल, कौन कौन उस प्रॉपर्टी के होल्डर हैं, ठीक है। जैसे देखो ये कौन से तालुका में आता है, भांडुप में आ रहा है ये, ठीक है। कितना लैंड है, ये तमाम चीजें जो है दिस इज बेसिकली सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो 7/12 में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पीस ऑफ लैंड विदाउट गोइंग देयर। तो आप बैठे बैठे अगर 7/12 के फॉर्म को देख रहे हैं किसी जगह के, तो उसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वहां पर जाकर देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन नो हु इज द ओनर ऑफ दैट लैंड, हाउ इज दैट लैंड मैनेज्ड, क्या एग्रीकल्चर होता है वहां पे, सारा इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। The register of the revenue department records the details of the ownership rights of the family, status of debts and loans, transfer of ownership and the area under different crops. Village form number 7 and village form number 12 are combined to prepare a 7/12 extract. इन दोनों को भाई साहब कंबाइन किया जाता है और 7/12 एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। Hence it is termed as the 7/12 extract. These village forms are available with the talati of every village for land and revenue collection purposes. तो आपका ये फॉर्म सब जगह अवेलेबल होता है विलेजेस में। ओके, हाउ इज 7/12 extract read? Occupant class 1 means the land over which ownership rights are available through generation. This is an ancestral property. तो जैसे समझ लो ये, ठीक है, कोई फार्मर था, उसने अपने बेटे के नाम जमीन कर दी, उसने अपने बेटे के नाम, ठीक है, और उसने अपने बेटे के नाम। तो ये क्या हो गई भाई साहब, पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो गई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्यूपेंट क्लास 1, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ऑक्यूपेंट क्लास 1, ठीक है। ऑक्यूपेंट क्लास 2 मींस द लैंड गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस पीपल। तो गवर्नमेंट कभी कभी अपने हिस्से के लैंड को जो गरीब फार्मर्स होते हैं या जिनके पास फार्मिंग के लिए कोई लैंड नहीं होता है उनको देती है, ठीक है। सच लैंड कैन बी सोल्ड, लीज, प्लेज, गिवन एज चैरिटी एंड ट्रांसफर्ड ओनली विद द सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इस तरीके के लैंड का खरीदा, बेचना या किसी को दान करना तभी हो सकता है जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन मिले। जैसे देखो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने देखा कि फार्मर ए जो है बहुत पुअर है, ये मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन इसके नाम पे कोई लैंड नहीं है, तो गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का लैंड इसको दे दिया। अभी फार्मर ए ने क्या किया, अपने हिस्से के लैंड को बी को बेचने की कोशिश की, तो ये नहीं कर सकता जब तक ए जाकर गवर्नमेंट को ना बोले कि मुझे अपने हिस्से का लैंड बेचना है, तब तक वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि ये उसको मिला है ऑक्यूपेंट क्लास 2 के तहत, ठीक है।
ऑक्यूपेंट क्लास 2, ऑक्यूपेंट क्लास 1 कुछ भी कर सकता है अपने लैंड के साथ। भाई साहब इसका बेटा A1 है, A2 को लगा कि अपना जमीन बेच दे तो बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भाई साहब पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो ये ऑक्यूपेंट क्लास 1 हो गया। ऑक्यूपेंट क्लास 2 में क्या होता है कि गवर्नमेंट पुअर फार्मर्स को कभी कभी अपने हिस्से का लैंड दे देती है, लेकिन अगर वही फार्मर आगे किसी को वो लैंड बेचना चाहे तो नहीं बेच सकते, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जाकर परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो लैंड बेच पाएंगे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेंट क्लास 2। Below that, under assessment, the amount of tax levied on the land is given as rupees। तो हर जमीन पे एक टैक्स लगती है। In other rights, the names of the joint holders are included। तो कभी कभी जमीन पे joint holders रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। This also shows the status of loans taken for agriculture and whether they have been repaid or not। तो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स में आपके लोन का मेंशन भी रहेगा, लोन का रिपेमेंट हुआ है कि नहीं, कितने अमाउंट पे लोन गया था, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हुआ था, और उस पर वाकई में कोई पेमेंट हुआ है कि नहीं। प्रॉपर्टी कार्ड, ओनरशिप ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इज रिकॉर्डेड ऑन द प्रॉपर्टी कार्ड, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट शोइंग ओनरशिप राइट्स एंड द एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल फ्रॉम अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। इट हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: सिटी, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, अमाउंट ऑफ टैक्स, एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी एसेस, राइट टू एक्सेस एक्सेट्रा। ये सारी चीजें भाई साहब उसमें रहती हैं, ठीक है। ओके, जनरल लैंड यूज एंड इट चेंजेस इन इंडिया। तो आपका देखिए जनरल लैंड यूज, फॉरेस्ट इतना था भाई साहब, ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे टोटल एग्रीकल्चर लैंड इतना था। आप ये देख रहे हो 1990-91 में, अभी धीरे धीरे देखो एग्रीकल्चर लैंड उतना ही है, ठीक है। आपका फॉरेस्ट जो है इतना ही है 2010-11, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, देखो ये दिस इज बेसिकली पास्चर लैंड। पास्चर लैंड देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब वो लैंड जहाँ पे भाई साहब आपके जानवर पशु लोग चरते थे, वो लैंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। फैलो लैंड इज इंक्रीजिंग। फैलो लैंड मतलब कौन सा लैंड होता है? ओए दक्ष, फैलो लैंड मींस व्हाट टाइप ऑफ लैंड? व्हाट इज फैलो लैंड? ओए फैलो लैंड मतलब फैलो लैंड मींस, कोई बता सकता है यहाँ पे? ज्यादा यूज नहीं। फैलो लैंड मतलब एग्रीकल्चर करते करते हमने रोक दिया है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हम वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं लेकिन हमने उसको रोका हुआ है ताकि जमीन फिर से फर्टाइल हो जाए, ठीक है, क्योंकि जमीन को अपने फर्टिलिटी में रिटर्न होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको हम बोलते हैं फैलो लैंड। फैलो लैंड इज अ पीस ऑफ लैंड इन विच वी हैव स्टॉप्ड एग्रीकल्चर फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू गिव टाइम टू द लैंड टू रिप्लेनिश इटसेल्फ, ठीक है, टू रिकवर इटसेल्फ, इसको हम बोलेंगे फैलो लैंड, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज मेड अवेलेबल। तो आपका देखो फैलो लैंड है ये, दिस इज बेसिकली फैलो लैंड, दिस इज द परसेंटेज ऑफ फैलो लैंड। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज, कौन कौन से फैक्टर्स आपके लैंड यूज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। रूरल लैंड यूज, तो आपके जो रूरल एरियाज हैं, जहां पे मतलब ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे लैंड यूज किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली डिपेंड करेगा किसमें भाई साहब? क्लाइमेट पे। क्या क्लाइमेट है? क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से आपका एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से एग्रीकल्चर होता है। डिपेंड करेगा भाई साहब सॉइल पे, किस तरीके का सॉइल है, ठीक है। ओके, तो क्लाइमेट के हिसाब से एग्रीकल्चर होता है, क्लाइमेट के और सॉइल के हिसाब से भी एग्रीकल्चर होता है ना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के फसल क्यों होते हैं? क्योंकि अलग अलग टाइप का सॉइल रहता है, ठीक है। तो जैसे जहां पे अलूवियल सॉइल है वहां पे उपजाऊता ज्यादा है। जैसे अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में प्राइमरली शुगर केन और कॉटन को उगाया जाता है, क्योंकि शुगर केन और कॉटन के लिए एटमॉस्फेयर अच्छा है, ठीक है, ये सॉइल अच्छा है। हमारा महाराष्ट्र का सॉइल शुगर केन और कॉटन के लिए बेस्ट है, इसीलिए महाराष्ट्र इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन। और दूसरा देखो, अगर राइस देखोगे, व्हीट देखोगे, दे आर जनरली कल्टिवेटेड इन एरियाज लाइक पंजाब, ठीक है, वेस्ट बंगाल, केरला, ऐसे जगहों पे भाई साहब इनको उगाया जाता है, क्योंकि वहां पे वो जमीन अच्छी है। सॉइल, क्लाइमेट, टाइप ऑफ स्लोप, ठीक है, एक होता है भाई साहब फ्लैट लैंड, एक होता है भाई साहब इस तरीके का लैंड। इस तरीके के लैंड में भाई साहब आप पानी ठहरता है तो इसलिए इरिगेशन हम कर सकते हैं, इस तरीके के लैंड में पानी ठहरेगा नहीं, ठीक है। टाइप ऑफ स्लोप, इरिगेशन, इरिगेशन मतलब कितना वाटर अवेलेबल है, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, वाटर फैसिलिटीज क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं आपके? हाँ नहीं, डैम तो मैन मेड है, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएंगे?
विंड, वाटर, रेन, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब नेचुरल रिसोर्सेज में। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, क्या एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट फेवर कर रही है, क्या आसानी से किसान खेती बाड़ी के टाइम पे लोन ले सकते हैं, ठीक है, जब उनको पैसों की जरूरत है, ये सारे फैक्टर्स पे भी भाई साहब देखो, एक किसान किस खेती बाड़ी क्यों करेगा, ताकि वो खेती बाड़ी के उत्पादन से जो पैसा है उस पर प्रॉफिट कमा सके। तो खेती बाड़ी अगर करनी है तो आपको जब सीड्स आप ग्रो करते हैं, जब भाई साहब ट्रैक्टर चलवाते हैं तो काफ़ी सारा खर्चा आता है। उस टाइम पे अगर आप गवर्नमेंट के पास लोन लेने जाते हैं या बैंक्स के पास लोन लेने जाते हैं और लोन नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। अर्बन लैंड यूज, लोकेशन एंड साइट। अर्बन लैंड यूज में क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, लोकेशन एंड साइट। तो ये हो गया आपका रूरल लैंड यूज। तो कैसे गवर्नमेंट खेती बाड़ी को सपोर्ट कर रही है, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं कि नहीं, टाइप ऑफ स्लोप क्या है, क्लाइमेट क्या है, सॉइल क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि रूरल एरियाज में लैंड यूज कैसा हो रहा है, ठीक है। अर्बन एरियाज में लैंड यूज की बातें अगर हम करें तो लोकेशन एंड साइट, ठीक है, कैसा लोकेशन है, क्या साइट है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है। हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज, हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट ने या क्या क्या डेवलपमेंट, हाँ वैसे लेते रहो भाई साहब, ठीक है। हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जो हाउसिंग को सपोर्ट किया वो कैसे सपोर्ट किया है, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे अभी अप्रोक्सीमेटली 15 साल पहले कामोटे में भाई साहब एक ही स्कूल हुआ करता था, ठीक है, एक ही बैंक हुआ करता था, ठीक है, और सारे रोड्स भी कच्चे थे, सिर्फ एक जो मेन रोड है वही था, बाकी सारे रोड्स कच्चे थे। वाटर फैसिलिटी भाई साहब थी नहीं अच्छी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी भाई साहब सिर्फ ट्यूसडे को नहीं जाती थी, ऑलमोस्ट हर रोज जाती थी। तो ये सारे तमाम चीजें थी। धीरे 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 जैसे जैसे इन चीजों का इंप्रूवमेंट हुआ उतनी ही बिल्डिंग्स यहाँ पे बनते गए, उतना ही लैंड सेल होता गया। समझ में आ रहा है ये? तो ये डिपेंड करता है हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो किसी जगह का अगर रेसिडेंशियल प्लॉट में डेवलपमेंट होना है तो गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स के साथ उसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। एमिनिटीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कितना ही ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है, प्लेग्राउंड्स, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज ये जगह पे है कि नहीं, ठीक है। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, और गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है, ठीक है। सो इन सारे तमाम जगहों से आपका अर्बन लैंड यूज एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में, ठीक है, आपका ये महाराष्ट्र का है भाई साहब, एरिया अंडर फॉरेस्ट कितना है, 16.9% है। एरिया अंडर क्रॉप्स, ठीक है, इतना आपका 56% क्रॉप्स है, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर होता है। नॉन एग्रीकल्चरेबल लैंड कितना है, 10.2%। यहाँ पे आपके बिल्डिंग्स बन सकते हैं, रोडवेज बन सकते हैं, रेलवेज बन सकते हैं, एयरपोर्ट्स बन सकते हैं। ग्रेजेबल एंड कल्टिवेबल फैलो, मतलब ग्रेजेबल मतलब जहां पे भाई साहब आप गाय भैंस को चलाते हैं और यहाँ पे कल्टीवेशन भी हो सकता है, ठीक है। फैलो लैंड मतलब क्या होगा, जहां पे भाई साहब देयर इज नो एग्रीकल्चर एट ऑल, ठीक है। फैलो लैंड मींस यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब फैलो लैंड इज व्हाट, अगेन व्हाट इज फैलो लैंड पीपल, व्हाट इज फैलो लैंड, बोला बोला जल्दी से बोला। फैलो लैंड मतलब कुछ देर के लिए आपने एग्रीकल्चर वहां पे बंद किया है, फॉर सम टाइम यू हैव अवॉइडेड एग्रीकल्चर आउट देयर, ठीक है।